Okay ji, so let's start the lecture. So last time we were studying the derivation of singular value decomposition. So this was the equation AVI equal to square root of lambda I into UI. ठीक है, हम यहाँ तक पहुँच गए थे, तो इनके साइजेस आपके सामने हैं. Let's recall इनमें से डिफरेंट चीज़ें क्या हैं. So we know that VI is ayat eigenvector of, so this is ayat eigenvector of A transpose A. ठीक है, lambda I. So let's first write U. So UI is ayat eigenvector of AA transpose, and then lambda I is common eigenvalue for these two eigenvectors for both of these matrices AA transpose and A transpose A. ठीक है, लास्ट टाइम हमने प्रूव किया था कि इन दोनों मेट्रिसेस की आइगन वैल्यूज जो होंगी वो कॉमन होंगी, आइगन वेक्टर्स रिलेटेड हैं, और जो दूसरी एक पॉसिबिलिटी है वो ये है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर एक मैट्रिक्स की जितनी भी बाकी आइगन वैल्यूज हैं वो सारी जीरो होंगी. ठीक है, सो दैट इज ऑलवेज ट्रू. तो लेट्स सी द केस ऑफ m लेस देन n. So if m is less than n, for m less than n, we have a situation which is like this. So what I can do, I can open this equation. ये जो हमने last time जहाँ पे हमने finish किया था, I can open this equation for all I. ठीक है, तो देखिए वो कैसे करते हैं. So I know that a v1 will be equal to square root of lambda 1 into u1. This is for I is equal to 1. When I will be equal to 2, we will get another equation that will be a v2 equal to square root of lambda 2 into u2, and so on until we reach for the case when I is equal to m. M is smaller, just keep in mind. So when I is equal to m, we will get a v m equal to square root of lambda m u m. ठीक है, अब जो u के कॉलम्स हैं वो पूरे हो चुके हैं, अभी u को डिफाइन करते हैं. But we will go on till I is equal to n. So we will get a v n equal to, अच्छा अब यहाँ पे देखें, सो जो उसकी आइगन वैल्यूज हैं एक मैट्रिक्स की वो सिर्फ m नॉन नेगेटिव होंगी, बट लेट्स राइट इट नेवरदलेस इट्स वैल्यू विल बी 0 स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा n इनटू u m. सॉरी, नो नो नो, ये गलत हो गया. लेट मी गो बैक, दिस इज नॉट ट्रू. So this will be 0, क्योंकि जो m तक हैं वो आपकी आइगन वैल्यूज नॉन जीरो हैं, बाकी आगे जीरो होंगी जैसे हमने लास्ट टाइम प्रूव किया था. तो m+1 से लेके ये वाली सारी आइगन वैल्यूज जीरो होंगी, तो a v n that will be equal to 0. Now let's put these n equations into matrix. तो matrix में put करने के लिए let's rearrange them. So we have a v1 equal to square root of lambda 1 u1. Then we have AV2 और आखिरी जो है मेरे पास that is AVN. Right? So ये किसी एक पॉइंट तक जाएगा, वो पॉइंट होगा स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा m u m, और उसके बाद फिर जीरोस होंगी. दोनों इक्वेशंस ने इक्वेट करना है ना. सो अप टिल हेयर वी हैव ये यहाँ तक. सो दिस इज फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 टू m, और आगे जो जीरोस हैं वो कितनी है, m+1 से लेके n तक. नाउ I can
आई कैन टेक ए कॉमन, सो ए अगर मैं कॉमन लूं तो अंदर बच जाएगा v1 v2 टिल vn, दैट विल बी इक्वल टू, अब यहाँ से मैंने u को अलहदा करना है और लैम्डा को अलहदा करना है, ठीक है, जैसे हमने आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन में किया था। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन पुट u इन मैट्रिक्स लाइक दिस, ठीक है, और फिर मेरे पास जो स्ट्रगल बच जाएगी वो मैंने इन लैम्डा को अरेंज करना है सच दैट आई गेट दिस मैट्रिक्स जिसके आखिरी कुछ कॉलम्स जो हैं वो क्या हों, हमेशा जीरो हों। दैट इज इजीली अचीव्ड। तो वो कैसे होगा, वो आप जो है एक डायगोनल मैट्रिक्स डिफाइन करें, लैम्डा 1 लैम्डा 2 till you will have lambda m, remember m is less than n। अब ये वाला आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स है, यहाँ तक यहाँ पे जीरो है, इधर भी जीरो है। अब बाकी चीजें आगे जो है m+1 से लेके n तक आपके पास जो है वो जीरो कॉलम्स हैं, सो दैट वी अचीव बाय एडिंग जीरो कॉलम्स हियर, ठीक है, और इसका जो साइज है दैट इज m क्रॉस क्या होगा, टोटल n है n माइनस m, ये आप जीरो कॉलम्स ऐड कर देंगे। So this gives us what we seek, a v equal to u or capital sigma। Sizes क्या हैं, a is m cross n, v is n columns हैं, हर column n dimensional है, n cross n, u is m cross m, and sigma is always of size of matrix itself, so this is m cross n। इसको मैं rearrange कर लूं, so this will become a equal to u sigma v transpose, दोनों साइडों से मैंने v transpose से मल्टीप्लाई कर दिया है, एंड एज यू रिमेंबर दैट v इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स, तो उसका ट्रांसपोज उसके इनवर्स के बराबर होगा, तो इसलिए हम उसने उसका ट्रांसपोज यूज कर लिया। सो दिस इज व्हाट वी कॉल सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है। सो दिस इज द फेमस रिजल्ट, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। कहाँ से निकाला हमने, सो वी डिराइव्ड इट फ्रॉम आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन। तो अगेन साइजेस इन सब के लिखे हुए हैं, जो सिग्मा है, सिग्मा के अंदर देखें क्या पड़ा हुआ है, लेट्स रिविजिट इट कि हर चीज के अंदर क्या पड़ा हुआ है। सो ए आपका गिवन मैट्रिक्स है जो आपको प्रोवाइड किया गया है, यू के अंदर आइगन वेक्टर्स हैं ए ट्रांसपोज के, ठीक है, और v के अंदर, v ट्रांसपोज के अंदर नहीं, v के अंदर आइगन वेक्टर्स हैं a ट्रांसपोज a के। सिग्मा के अंदर सिग्मा इज सॉर्ट ऑफ सेमी डायगोनल मैट्रिक्स के, यहाँ पे ये वाला इसका कंपोनेंट तो कंप्लीटली डायगोनल है, लेकिन आगे जो है आपको जीरो पैड करने पड़े हैं बिकॉज ऑफ दीज जीरोस, ये जो यहाँ पे आ रहे थे, आखिरी जो कॉलम जीरोस आ रहे थे, उसकी वजह से आपको जीरो पैडिंग करनी पड़ी है। सो सिग्मा का जो नॉन जीरो पार्ट है उसका वो डायगोनल है, और डायगोनल एंट्री है क्या, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्वायर रूट ऑफ, किस चीज का स्क्वायर रूट, कॉमन आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज ए एंड ए ट्रांसपोज, ठीक है, स्क्वायर रूट है इनका, वो सिंपली आइगन वैल्यूज नहीं है, उनका स्क्वायर रूट है, वी कॉल देम सिग्मा आई। सिग्मा आई इज कॉल्ड सिंगुलर वैल्यू, किसकी, ए की, ठीक है। तो जो ए की सिंगुलर वैल्यू है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए, जो कि सेम होगी, हमने लास्ट टाइम देखा था। सो दैट कंप्लीट्स आवर प्रूफ ऑफ एसवीडी। इसमें कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें, फिर हम दूसरे केस पे जाते हैं, व्हेन m इज लार्जर देन n, और फिर हम उसको जनरलाइज करेंगे कि जब a का रैंक जो है वो ना m है ना n है बल्कि r है, तो फिर एसवीडी को कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए जरूरी है इसको समझना। हाँ जी मोहसिन, सवाल। सर यही क्वेश्चन था कि अगर रैंक आर कंसिडर किया जाए तो। हाँ मैं उधर जा रहा हूँ। अभी तक जो आपके सामने है इसमें से कोई चीज, कोई इंफॉर्मेशन, एनीथिंग दैट यू वांट मी टू रिपीट। सर सिग्मा आई का जरा फिर से बता दें कि, so sigma I is called singular value
ऑफ मैट्रिक्स ए। Okay, thank you, ठीक sir. है, so singular value of matrix A is defined as square root of eigenvalue of A transpose and A transpose A. तो जो है lambda I is not I, lambda I A की आइगन वैल्यू नहीं है, तो ये ध्यान में रखें। A की आइगन वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है क्योंकि A स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है यहाँ पे। तो A से हमने दो मैट्रिक्स बनाए जो कि स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, वन इज A ट्रांसपोज, अनदर इज A ट्रांसपोज A। इट हैपेंस कि उनकी जो आइगन वैल्यूज हैं दे आर सेम, नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, दे आर ऑलवेज सेम। उनकी जो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हैं उनका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो दैट गिव्स अस सिंगुलर वैल्यूज ऑफ ए। हाँ जी मोहसिन। सो यू और वी के लेबल्स क्या होंगे? लेबल्स मतलब उनको कहते क्या है सर? सो यू के अंदर आइगन वेक्टर्स हैं ए ट्रांसपोज के, ठीक है। उन आइगन वेक्टर्स को हम लेफ्ट सिंगुलर वेक्टर्स ऑफ ए भी कहते हैं, बट दैट इज जस्ट नोटेशन, उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। वी के अंदर आइगन वेक्टर्स हैं ए ट्रांसपोज ए के, ठीक है। उनको हम राइट सिंगुलर वेक्टर्स ऑफ ए भी कहते हैं। सो जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट। एनी अदर क्वेश्चन? Okay, so now we have the other case. तो अब आपने सिग्मा की स्ट्रक्चर देख ली। सो जब m जो है वो n से बड़ा होगा तो सिर्फ ये जो सिग्मा है ना इसकी स्ट्रक्चर चेंज होगी, बाकी कुछ भी नहीं होगा चेंज, ठीक है। सो नाउ इट बिकम्स इजियर फॉर अस कि हम जो है वो दूसरा केस कंसिडर करें जिसमें जो आपका m है इट इज लार्जर देन n। सो लेट्स पुट अ line. So when m is larger than n, so A is equal to U sigma V transpose. This will be valid. So A is m cross n, U is still m cross m, V is n cross n, sigma is always of size of A, this is m cross n. जो सिग्मा अब होगा उसमें पिछले केस में हमने 0 कॉलम्स अपेंड किए थे, ठीक है। इस केस में हम सिंपली 0 की रोज अपेंड करेंगे। सो जो सिग्मा बनेगा दैट विल बी लाइक दिस। इन दिस केस सिग्मा विल बी लाइक दिस। सो यू विल हैव lambda 1 square root, lambda 2 square root till you have lambda। अब देखें अब आपके पास n छोटा है m से, n is less than m, ठीक है। सो यहाँ पे lambda n तक जाएंगे आप, ठीक है। तो दिस इज योर दैट डायगोनल मैट्रिक्स, इसका साइज भी होना है m क्रॉस n। तो कॉलम्स पूरे हो गए हैं। 0 पूरी करने के लिए आप यहाँ पे एक 0 का वेक्टर डालेंगे, मतलब रोज में 0 अपेंड करेंगे और उसका साइज क्या होगा m माइनस n क्रॉस n, m माइनस n क्रॉस n। दैट इज योर एसवीडी व्हेन m इज लार्जर देन n, मींस कि आपका मैट्रिक्स जब क्या होगा टॉल होगा, नंबर ऑफ रोज आर मच लार्जर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ कॉलम्स। That is the only difference between fat matrix SVD and a tall matrix SVD। तो जो सिग्मा की स्ट्रक्चर है सिर्फ वो चेंज होती है। Now in a general case when rank of A is R, ठीक है, and R is less than min of m comma n, ठीक है। तो अगर ए का रैंक जो है वो फुल रैंक नहीं है, उसका रैंक डेफिसिट है ए, तो फिर क्या होगा इन दैट केस। तो अब यहाँ से मोटिवेशन देखें होगा क्या कि फॉर एग्जांपल इन दिस केस आपकी सिर्फ आर जो आइगन वैल्यूज है ना, आर नंबर ऑफ लैम्डा आईज विल बी नॉन जीरो, ठीक है। तो ये वाला जो हम 0 यहाँ पे पैड कर रहे थे ना, यहाँ पे रोज में या पिछली स्लाइड पे कॉलम्स में, वो हम इस वजह से कर रहे थे कि आइदर m वाज लेस देन n और n वाज लेस देन m।
ठीक है, हम मैट्रिक्स को फुल रैंक अज्यूम कर रहे थे, लेकिन अगर मैट्रिक्स का फुल रैंक नहीं है तो जितना रैंक डेफिसिट होगा उतनी आइगन वैल्यूज जो है वो नॉन जीरो जीरो होंगी। तो फिर यहाँ पे भी आपके पास ये जो डायगोनल पे कुछ एंट्रीज भी इधर भी जीरो आना शुरू हो जाएगा। दैट इज द ओनली डिफरेंस, इधर भी आपकी कुछ जीरोज आएंगी। तो उसको अगर हम जनरलाइज करें तो आपकी जो आइगन वैल्यू सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन है वो ये बनेगी, यू वही रहेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ सिग्मा की स्ट्रक्चर चेंज होगी, वी भी वही रहेगा, साइजेस भी एग्जैक्टली वही रहेंगे। सो दिस इज m क्रॉस n, दिस इज m क्रॉस m, m क्रॉस n, n क्रॉस n। ठीक है, जो सिग्मा की स्ट्रक्चर है वो कैसे चेंज होगी, वो सिग्मा की स्ट्रक्चर अब ये बन जाएगी। तो सिग्मा की स्ट्रक्चर होगी, यू विल हैव अ सिग्मा 1 एज अ ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स, फिर इधर भी जीरोस का मैट्रिक्स आ जाएगा, यहाँ पे भी जीरोस का मैट्रिक्स आ जाएगा, और इधर भी जीरोस का मैट्रिक्स आ जाएगा। अब इनके साइजेस क्या होंगे, जो सिग्मा 1 होगा दिस विल बी r क्रॉस r डायगोनल, r क्रॉस r डायगोनल होगा जिसके अंदर जो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हैं वो पड़ी हुई होंगी। जो ये वाला जीरो है मैट्रिक्स होगा, इसका साइज क्या होगा, कैन एनीवन टेल मी, इसका साइज क्या होगा? हाँ जी मोहसिन, बताओ। सर n माइनस आर क्रॉस m माइनस आर। नहीं जी, ये होगा r क्रॉस n माइनस r। कॉलम्स को सम करो तो आपके पास n आना चाहिए, रोज को r के बराबर होना चाहिए। देन यू हैव दिस जीरो मैट्रिक्स, इसका साइज होगा m माइनस r क्रॉस r। ठीक है, देन यू हैव दिस जीरो मैट्रिक्स, इसका साइज होगा m माइनस r, सॉरी, क्रॉस n माइनस r। हाँ माज, अगर रैंक कम है हमारा, मतलब रैंक डेफिसिट मैट्रिक्स है, तो फिर आइगन वेक्टर्स भी कुछ जीरो नहीं होंगे, क्योंकि वो लैम्डा मतलब आर तो आइगन वेक्टर्स होंगे, क्योंकि आर लैम्डा नॉन जीरो है, तो जो बाकी के हैं मतलब नहीं एन नहीं और नहीं नहीं, रैंक डेफिसिट, गुड क्वेश्चन। रैंक डेफिशिएंसी सिर्फ ये कहती है कि आपकी आइगन वैल्यूज जीरो होंगी, आइगन वेक्टर्स के ऊपर कुछ नहीं कहती। there can always be a non-zero eigenvector corresponding to a zero eigenvalue। ओके ओके ठीक है, समझ तो आया। ऐसा हो सकता है कि आपकी आइगन वैल्यू जीरो हो लेकिन आइगन वेक्टर नॉन जीरो हो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, और ऐसा ही होता है हमेशा। तो आइगन वेक्टर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इन जनरल वो एग्जिस्ट करेंगे। जी ईशा। सर अगर फिर हम उस सिचुएशन के अंदर आइगन वेक्टर के बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो फिर अगर हमारे पास एक फुल रैंक सिचुएशन हो या ना हो, तो फिर हाउ विल वी ट्रैक इट बैक? आई मीन वो हमारे बैक पास टू, ऑलरेडी। जी सर। बैक टू, I mean, if we have zero rows which are appended, or if we actually had zero lambdas, तो वो फिर apparently तो different नहीं होंगी दोनों चीजें। नहीं वो उसमें मैं उसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक इज फुल रैंक एसवीडी, वो इसी से क्लियर हो जाएगा। Okay. लेट मी फर्स्ट कंप्लीट इट कि अगर वो आइगन वैल्यूज जीरो हो जाएं तो चीजें कैसे होंगी। तो अभी ये जो रैंक ए इज इक्वल टू आर लेस देन मिन ऑफ एम, हाँ मोहसिन इसी तरह का सवाल है तो पूछ लो, नहीं तो वेट पूछें। सर सिग्मा का यही कह रहा था कि आर क्रॉस आर भी कर सकते हैं, डायमेंशंस एग्री हो जाएंगी। नहीं मैं उधर जा रहा हूँ ना, सब्र कर लो। सो देन वी हैव नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एसवीडी, जो कि ये लोग कह रहे हैं कि कैसे होगा, और आर क्रॉस आर से क्यों नहीं हो सकता। सो दैट इज कॉल्ड फुल रैंक एसवीडी। अभी हमने पढ़ा है दैट इज फुल एसवीडी, अब जो पढ़ रहे हैं दैट इज फुल रैंक एसवीडी। अब यहाँ पे देखें, वी हैव these columns of zeros, these rows of zeros and sigma। तो someone could argue कि इनकी जरूरत नहीं है लिखने की, yes that is actually true,
इनकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो वी कैन राइट अ शॉर्टर वर्जन ऑफ SVD लाइक दिस. सो A इज इक्वल टू U सिग्मा V ट्रांसपोज. अब A हमारे पास M क्रॉस N है और हम अज्यूम कर रहे हैं कि रैंक ऑफ A इज इक्वल टू R विच इज लेस देन मिन ऑफ M कॉमा N. ठीक है, तो अब हम फुल रैंक SVD कर रहे हैं. A का रैंक है R, या आप यूं कह लें कि R रैंक SVD कर रहे हैं. तो what we have is I can write this equation as A equal to, तो A जो U है उसको मैं दो ब्लॉक मेट्रिसेस में डिवाइड कर देता हूँ. U का साइज है यहाँ पे M क्रॉस M. तो मैं U को ऐसे डिवाइड करता हूँ कि उसके जो पहले कुछ कॉलम्स है ना उनको मैं अलहदा कर लेता हूँ. कितने? Let's write it. So I have U1 and then U2. इस सिग्मा 1 को देखते हुए, ये जो यहाँ पे सिग्मा 1 है ना, इसको देखते हुए मैं U1 के कुछ कॉलम अलहदा कर लेता हूँ, R कॉलम्स अलहदा कर लेता हूँ. ठीक है, सो दिस विल बी M क्रॉस R जो U1 है. तो फिर U2 का क्या साइज होगा? लेट मी आस्क. हाँ जी माज, U2 का साइज क्या होगा? M क्रॉस M माइनस R. M क्रॉस M माइनस R. वेरी गुड. M क्रॉस M माइनस R एक मैट्रिक्स है ना. आप उस मैट्रिक्स को ऐसे विजुलाइज कर रहे हैं कि इट इज अ स्टैक ऑफ टू मैट्रिसेस. ठीक है, पहला मैट्रिक्स U1 है, दूसरा U2 है. अब सिग्मा विल बी लाइक दिस. सिग्मा 1 0 0 0. सिग्मा 1 इज R क्रॉस R, और जो बाकी हैं उनके साइजेस मैंने लिख दिए हैं. सिमिलरली जो V ट्रांसपोज है उसको भी हमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखना पड़ेगा. सो इसको ऐसे लिख देते हैं कि मेरे पास V है, V1 V2 और इस सारे का ट्रांसपोज. तो V1 इज N क्रॉस R और V2 इज N क्रॉस N माइनस R. V2 इज N क्रॉस N माइनस R. तो नेक्स्ट स्टेप में we can multiply this V with sigma matrix, so we will get, या पहले हम U को सिग्मा मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं. So we will get U1 सिग्मा 1 and then we will get 0. ठीक है, अब V का ट्रांसपोज ले लेते हैं. V का ट्रांसपोज ले लेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे V1 ट्रांसपोज आ जाएगा, इधर V2 ट्रांसपोज आ जाएगा. साइजेस U1 सिग्मा 1 will be M क्रॉस R. ये जो नया जीरो मैट्रिक्स आया है, दिस विल बी M क्रॉस N माइनस R. राइट, V1 ट्रांसपोज विल बी R क्रॉस N और V2 ट्रांसपोज विल बी N माइनस R क्रॉस N. कोई चीजें हैं हम सिंपल मैट्रिक्स के अंदर घुसे हुए हैं, उनको हम हाईलाइट कर रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर्स को. इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन, अब देखें ये जीरो कॉलम है, ये इस चीज को जीरो कर देगा. वी विल बी लेफ्ट ओनली विद U1 सिग्मा 1 V1 ट्रांसपोज. U1 सिग्मा 1 V1 ट्रांसपोज. अब इसमें कुछ भी रिडंडेंट नहीं है. U1 जो है दैट इज M क्रॉस R, सिग्मा 1 इज R क्रॉस R. ठीक है, और V1 ट्रांसपोज इज R क्रॉस N, और A जो है वो आपका M क्रॉस N है. परफेक्ट मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, सो दिस एक्सप्रेशन जिसमें से आपने जो सिग्मा मैट्रिक्स था उसके 0 रोज और 0 कॉलम्स को अलहदा कर दिया, दैट इज कॉल्ड फुल रैंक SVD. इट इज डिफरेंट. सो दिस इक्वेशन 1 इज फुल SVD, नॉर्मल SVD जो कि हम पढ़ते हैं बुक्स में. दिस वन इक्वेशन 2 इज फुल रैंक SVD कि इसके अंदर कुछ भी जीरो नहीं है सिग्मा के अंदर, और कोई इंफॉर्मेशन जो है वो लूज नहीं हो रही. अब यहाँ से जो ईशा आपका सवाल था, अब देखें, अब इसको अगर आप खोलेंगे तो यहाँ पे कुछ सवाल है तो पूछ रहे नहीं, तो अब मैं इसकी जो है वो फर्दर डिटेल में जाता हूँ. U1 सिग्मा 1 V1 ट्रांसपोज, और ऊपर वाला जो 1 था उनमें उसमें और इसमें क्या फर्क है.
एक्चुअली इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, दैट विल बी हाईलाइटेड हियर. So let's put a line once again. So I have A is equal to U sigma V transpose. Using our knowledge of matrices, जैसे हमने उसमें लिखा था आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन में और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का नॉलेज, we can expand this summation as A equal to, so you have summation I goes from 1 to, अब depending on के m बड़ा है या n बड़ा है, but if this is always equal to u1 sigma 1 v1 transpose, this is true, किसी कोई approximation हमने नहीं की, तो I will go from 1 to r sigma I, ठीक है, और फिर मेरे पास क्या बच जाएगा, अगर आप इसको लिखेंगे तो ui वेक्टर vi ट्रांसपोज, ये इस मल्टीप्लिकेशन को ओपन करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा आउटर प्रोडक्ट. जो हमने लास्ट लेक्चर में, आपको याद है, हमने स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन की थी आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन के केस में, मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ. उस केस में a n क्रॉस n था और a को हमने लिखा था s लैम्डा s ट्रांसपोज, और इसको फिर हमने एक्सपेंड कर दिया था, वी सेड के दिस इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1 to n लैम्डा 1 EI ट्रांसपोज. फिर हमने प्रोजेक्शन मैट्रिक्स बनाया था EI ट्रांसपोज, इसका रैंक 1 होगा हमेशा. तो बिल्कुल उसी तरह की जो एक्सपेंशन है ना, वो यहाँ पे की है हमने फॉर एनी मैट्रिक्स ऑफ साइज m क्रॉस n. ठीक है, सो नाउ यहाँ इन दोनों में डिफरेंस है. यहाँ पे देखें, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स था तो हम उसी का आइगन वेक्टर का आउटर प्रोडक्ट ले रहे थे, ये दोनों सेम है EI और EI ट्रांसपोज. डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम, हमारा एक वेक्टर UI है, दूसरा UI ट्रांसपोज नहीं है, VI ट्रांसपोज है. तो एक आइगन वेक्टर है A ट्रांसपोज का, दूसरा आइगन वेक्टर है A ट्रांसपोज A का. ठीक है, बट स्टिल जो A है आपके पास, इट इज समेशन ऑफ R डिफरेंट, जो आपके पास रैंक 1 मैट्रिसेस हैं उनका क्या है, यहाँ पे सम है. वो कहाँ से आए हैं, वो आउटर प्रोडक्ट्स हैं आपके सिंगुलर वेक्टर्स के या आइगन वेक्टर्स ऑफ A ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज A के. ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया कि अब अगर इसको आप I को ऊपर R से ज्यादा लेके भी जाएंगे ना, तो फिर वो वाली चीज जीरो होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सिग्मा I जीरो है. तो अगर आप समेशन को, ये जो जेनेरिक U सिग्मा V ट्रांसपोज है, इसके लिए एक्सपेंड करेंगे भी सही ना, तो बाकी वाले जो मैट्रिसेस हैं आउटर प्रोडक्ट के, वो जीरो आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सिग्मा I जीरो है. ठीक है, सो दे डोंट कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ A. तो A की स्ट्रक्चर, इट इज फिल्ड बाय ओनली फर्स्ट R which is the rank of A, non-zero singular values, और उसके corresponding जो हमारे outer products हैं, जो कि हम UI और VI से बना रहे हैं. ये clear हो गया यहाँ पे. So this is the analogy between eigenvalue decomposition और singular value decomposition. कोई सवाल है तो यहाँ पे पूछ लें, we can repeat it here, otherwise हम जो है थोड़ी मजीद डिटेल में जाते हैं singular value decomposition की. Okay, so now we have, so SVD is very useful. So for example SVD, पहले हम देख लेते हैं कि जो आपकी 4 फंडामेंटल सबस्पेसेस हैं A की, वो SVD से कैसे निकल सकती हैं. ठीक है, 4 फंडामेंटल सबस्पेसेस ऑफ A हम कैसे जो है वो डिराइव कर सकते हैं. सो नोटिस दैट when we write AV is equal to U sigma, it is equivalent to saying AVI is equal to sigma I UI. ठीक है, तो अब AX is equal to Y से कंपैरिजन करें, AX is equal to Y से कंपैरिजन करेंगे
तो नोट्स में मैं अब ये टॉपिक स्किप कर रहा हूँ, आप लोग नोट्स में से देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है, बिल्कुल एलिमेंट्री प्रूफ्स हैं। जो ए की रेंज स्पेस है, रेंज स्पेस ऑफ ए इज गिवन बाय स्पैन ऑफ U1 मैट्रिक्स। U1 अभी हम डिफाइन करके आए हैं, ठीक है। ये वो जो ए का रैंक है उसके करिस्पॉन्डिंग U के कॉलम्स हैं, N क्रॉस R मैट्रिक्स है। जो नल स्पेस ऑफ ए है दैट इज स्पैन ऑफ V2। जो रेंज स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज है दैट इज स्पैन ऑफ V1। और जो नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज है दैट इज स्पैन ऑफ U2। ठीक है, तो ये एसवीडी का सबसे बड़ा फायदा है कि एज सुन एज यू डू एसवीडी ऑफ ए, आपको ए की चारों फंडामेंटल सब स्पेसेस की ऑर्थोगोनल या ऑर्थोनॉर्मल बेसिस मिल जाती हैं, क्योंकि ये U1 के सारे कॉलम्स ऑर्थोगोनल हैं। U1 ट्रांसपोज इनटू U1 इज आइडेंटिटी, ठीक है। सिमिलरली V2 ट्रांसपोज इनटू V2 इज आइडेंटिटी, दिस इज आल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, दिस इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि जो कॉलम्स हैं वो हमेशा एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं या ऑर्थोनॉर्मल हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा है एसवीडी का कि एसवीडी प्रोवाइड्स यू नेचुरल बेसिस, नॉट नेचुरल बेसिस, और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर 4 फंडामेंटल सबस्पेसेस ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगेन अब अगर किसी के जहन में थोड़ी कंफ्यूजन है तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि कोई एक वेक्टर स्पेस है, जैसे फॉर एग्जांपल रेंज स्पेस ऑफ ए है, तो रेंज स्पेस ऑफ ए के जो बेसेस होंगी वो इनफिनाइट होंगी, जो डायमेंशन होगा वो एक ही होगा, वो डायमेंशन क्या होगा, इक्वल टू आर विच इज रैंक ऑफ ए। तो आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, कोई से भी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर अगर आप उठा लेंगे तो वो रेंज स्पेस ऑफ ए की बेसिस के लिए क्वालिफाई करेगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि आपको कोई बेसिस गिवन है ए की, जो कि आपको पता है कि रेंज स्पेस ऑफ ए है, लेकिन अगर आप डील कर रहे हैं कि जिसमें आपको बेसिस नहीं पता ए की, ठीक है, और तो फिर और आप उसकी ऑर्थोगोनल बेसिस चाहते हैं, तो पहली चीज जो आपने करनी है दैट इज एसवीडी। एसवीडी करें, यू सिग्मा वी ट्रांसपोज लिखें, यू को डिकम्पोज करें, U1 U2, तो जो U1 होगा दैट इज रेंज स्पेस ऑफ ए, उसका जो स्पैन होगा दैट इज रेंज स्पेस ऑफ ए, और वो जो U1 के सारे कॉलम्स हैं दे विल बी orthonormal to each other or orthogonal to each other. I explained the difference between orthogonal and orthonormal in last lecture, but we will use them interchangeably, ठीक है। सो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एसवीडी आपको ऑर्थोनॉर्मल बेसिस दे देता है किसकी, मैट्रिक्स ए की चारों सबस्पेसेस के लिए, ओके। सो इसका प्रूफ देख लीजिएगा, बड़े सिंपल, बड़े एलिमेंट्री प्रूफ्स हैं, और ये जो कुछ भी लिखा हुआ है बहुत सारे बच्चों को सिंपल इसी इक्वेशन से क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो है वो U1 V2 V1 और U2 जो है वो ये स्पेसेस बना रहे हैं, ओके। नाउ लेट्स सी AX is equal to Y from the lens of SVD. So AX is equal to Y from the lens of SVD. So we said that कि जब हम AX is equal to Y पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि हमारे पास एक स्पेस है रेंज स्पेस ऑफ A ट्रांसपोज, दूसरी है नल स्पेस ऑफ A, राइट। फिर यहाँ पे मेरे पास है रेंज स्पेस ऑफ A, और चौथी स्पेस है मेरे पास नल स्पेस ऑफ A ट्रांसपोज, ठीक है। इसको हमने काफी डिटेल में देखा है, और ये फिगर होपफुली आप लोगों को अब बिल्कुल अच्छे तरीके से आती होगी। तो अगर मैं कोई इंफॉर्मेशन स्किप भी कर दूं तो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि आपको इनके डायमेंशंस और हर चीज का पता होगा, इनके रिलेशन का पता होगा कि वो ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट हैं। व्हाट डू वी मीन बाय ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट? तो AX इज इक्वल टू Y क्या करता है?
तो एक्स इक्वल टू वाई ये करता है कि एक्स को यहां से पकड़ता है, ठीक है, या इन जनरल एक्स जो है वो इधर से आ रहा होता है, जो आपकी H1 स्पेस है विच इज R टू द पावर n। एक्स यहां से आ रहा होता है, एक्स का एक कंपोनेंट रेंज स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज में होता है और दूसरा कंपोनेंट नल स्पेस ऑफ ए में होता है। इन दोनों को ऐड करते हैं तो एक्स बनता है। फिर ए इस एक्स को उठा के कहाँ पे ले जाता है, अपनी रेंज स्पेस में, वाई बना देता है। तो यहाँ पे अगर मैं ये वाला कंपोनेंट पकड़ूं तो ये भी एग्जैक्टली इधर ही जाएगा, ये हमने देख लिया था। और अगर ये नल स्पेस वाला कंपोनेंट पकड़ूं तो ये 0 पे जाएगा, ये भी हमने देख लिया था, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो ये स्पेस है, रेंज स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज, ये वाली स्पेस ए को सिर्फ इससे गर्ज है, जो इसके अंदर पड़ा होगा ना वो इसको उठाएगा और अपनी रेंज स्पेस में ले जाएगा। कब? whenever we will do ax is equal to y, जो नल स्पेस वाला कंपोनेंट है उसको 0 कर देगा, ठीक है। अब इसको जरा एसवीडी की टर्म में देखें विद दिस नॉलेज। ये देखें, अब ax is equal to y, a की मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, सो a is equal to u1 सिग्मा 1 v1 ट्रांसपोज, ये a हो गया into x, that will be equal to, इसको हम खोल देते हैं, समेशन I goes from 1 to R sigma I ui vi transpose into x, ठीक हो गया। अब x को अंदर लेके आते हैं, so we have summation I goes from 1 to R sigma I ui into vi transpose into x। तो x पहले किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, vi ट्रांसपोज से, ठीक है। तो अब जब x vi ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई होगा तो ये इनर प्रोडक्ट है, ये एक स्केलर होगा, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी 1 क्रॉस 1, दो वेक्टर जिनका सेम साइज है उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस स्केलर को मैं शुरू में भी लेके आ सकता हूँ, कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ, सिंस इट इज नो मोर अ वेक्टर। सो दिस विल रिड्यूस टू i इज इक्वल टू 1 टू r सिग्मा i इटसेल्फ स्केलर है, into this scalar vi transpose into x और फिर a का कॉलम ui। now this thing is scalar into scalar 1 cross 1, scalar into scalar 1 cross 1, ठीक है। तो अब ये देखिए अब हो क्या रहा है, now this is the weight for ith component of y, जो के बन रहा है ith कॉलम ऑफ ए से, ठीक है। तो आप बेसिकली अगेन हम आराम से देख सकते हैं कि y is being synthesized as linear combination of columns of u, ठीक है। तो कॉलम्स ऑफ u कितने कॉलम, पहले r कॉलम्स। तो अभी जो हम बात कर रहे थे कि रेंज स्पेस ऑफ a is span of u1, तो y is being synthesized और y is being formed as linear combination of columns of u, और वो लीनियर कॉम्बिनेशन के जो वेट्स हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं इस स्केलर में। अच्छा, अब ये वाली चीज अगर इसका थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है तो अब देखें कि अगर रैंक डेफिशिएंसी होगी, इस चीज को अपने जहन में रखना है कि नल स्पेस का कंपोनेंट 0 हो रहा है, ये जो कंपोनेंट है ना a, इसको पहले 0 करता है, सिर्फ इसको सरवाइव करता है जो इसकी अपनी रो स्पेस में से या इस वाली रेंज स्पेस में से आ रहा होता है, और फिर इसको इधर लेके जाता है। इस चीज को विजुलाइज करने के लिए ये देखें,
सो सपोज मेरे पास जो है वो जो वी मैट्रिक्स है वो ऐसा है कि वी के 3 कॉलम्स हैं, V1 है, V2 है और फिर तीसरे डायमेंशन में V3 है। ठीक है, तो ए का जो रैंक है लेट्स सपोज वो 2 है, सो लेट्स सपोज कि जो रैंक ऑफ ए है दैट इज इक्वल टू 2। वी के 3 कॉलम्स हैं, एक्स जो है वो इन जनरल वी स्पेस में से आएगा, सो सॉरी एक्स इन जनरल जो है वो V1 V2 V3 तीनों में से आएगा, लेकिन जो V1 और V2 हैं, V1 और जो V2 हैं ये बना रहे हैं आपकी रिंग स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। कैसे? ये देखें V1 स्पैन ऑफ V1 इज रिंग स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो V1 जो है वो पहले 2 कॉलम है, जो तीसरा कॉलम है ए का दैट इज V2, ये है आपकी नल स्पेस ऑफ ए, और ये तीनों आपस में ऑर्थोगोनल हैं, तो ये स्पेसेस मस्ट बी ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। एक्स जो है वो इन जनरल इन दोनों में से आएगा, तो ए क्या करता है कि ए सबसे पहले जो एक्स का कंपोनेंट होगा ना अलोंग V3 उसको 0 कर देगा। ठीक है, और जो कंपोनेंट होगा अलोंग दीज टू उनको जो है वो प्रिजर्व करेगा। सो यू विल गेट, जैसे ही आप एक्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरमीडिएट ऑपरेशन, अभी इंटरमीडिएट ऑपरेशन है, पहला स्टेप है, ये करेगा ए कि ये V1 है, ये V2 है। ठीक है, जो V3 था ना, V3 के अलोंग जो x का कंपोनेंट होगा उसको 0 कर देगा। यहाँ पे ये अब रैंक डेफिशिएंसी आ रही है प्ले में कि ए का अगर रैंक डेफिसिट है ए, तो ये हमेशा वो करेगा, इंफॉर्मेशन लूज कर रहा है वो, कौन सी इंफॉर्मेशन जो नल स्पेस में जा रही थी या जो थर्ड कॉलम में जा रही थी उसको उसने लूज कर दिया। तो ए में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, ए में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है कि वो वाला कंपोनेंट भी प्रिजर्व कर सके। दैट इज व्हाट रैंक डेफिशिएंसी डज। तो ये इंटरमीडिएट स्टेप है, पहले ये करेगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, फिर जो x का कंपोनेंट होगा ना अलोंग हेयर और अलोंग हेयर, इन दो के अलोंग, इनको वो मल्टीप्लाई करेगा सिग्मा आई से। ये देखें, इनको वो मल्टीप्लाई करेगा सिग्मा आई से, स्ट्रेच करेगा इन दोनों कंपोनेंट्स को। ठीक है, तो इसको अगर ये परफेक्टली स्क्वायर के ऊपर थे तो इनको वो स्ट्रेच कर देगा लाइक दिस। हो सकता है कि एक बड़ा था एक छोटा था, लेट्स अज्यूम एक बड़ा था एक छोटा था, तो एक एलोंगेट हो जाएगा एक स्ट्रेच हो जाएगा, रहेंगे वो उसी डायरेक्शन में ही क्योंकि उसने सिग्मा आई से मल्टीप्लाई किया। और फिर वो कहेगा नेक्स्ट स्टेप में, वो कहेगा कि आफ्टर दिस मल्टीप्लिकेशन कहेगा दिस इज माय न्यू एक्सिस व्हिच इज u1 and this is my new axis which is u2, और ये मेरी अब रेंज स्पेस बन गई। ठीक है, तो जो है वो जो रैंक डेफिशिएंसी है दैट कम्स इनटू प्ले कि आपका जो नल स्पेस वाला कंपोनेंट है उसको वो 0 कर देता है। देयर आर सो मैनी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ एसवीडी एंड इट रियली हेल्प्स जब आप डेटा के साथ डील कर रहे होते हैं। आपने डेटा के डायमेंशंस देखने होते हैं कि मैं अगर ये पर्टिकुलर ऑपरेशन करने लगा हूँ तो डेटा के फलां डायमेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देन एसवीडी जो है वो आपकी हेल्प करती है, आप उस डायमेंशन के अलॉन्ग उसकी सिंगुलर वैल्यू देखते हैं और फिर देखते हैं कि अच्छा क्या मैं इस चीज़ को 0 कर दूं तो डेटा के ऊपर कितना एक कोई फर्क पड़ेगा। वी विल come again to this when we will study principal component analysis, और उसमें exactly यही चीज हो रही होती है। तो this is it for SVD। तो you can do a lot of things using SVD, जो हमने pseudo inverses पढ़े थे,
they are very efficiently computed using SVDs. जो हमने projection matrices देखे थे, they can be written in terms of these matrices U1, U2, V1, V2 जो भी हमने देखे हैं. अगर आपको एक चीज़ याद रखनी है SVD के बारे में, ठीक है, तो वो है migration of this expression 1 to 2, ये जो है, राइट, कि आप इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं और कब लिख सकते हैं. और दूसरी चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये रिलेशनशिप्स हैं कि हाउ ये जो ए की 4 फंडामेंटल स्पेसेस हैं उनकी जो बेसिस हैं, हाउ कैन दे बी एक्सट्रैक्टेड गिवन एसवीडी ऑफ ए मैट्रिक्स. बाकी ऑफ कोर्स उसकी स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है. आपको पता होना चाहिए कि यू के अंदर क्या पड़ा हुआ है, सिग्मा के अंदर क्या पड़ा हुआ है और वी के अंदर क्या पड़ा हुआ है. तो हमने कंप्लीट डेरिवेशन की है. मैं चौथी दफ़ा कोर्स पढ़ा रहा हूँ. दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव डन दिस डेफिनेशन. अदरवाइज मैं सिर्फ उनको पढ़ने के लिए दे देता था कि आप इसको पढ़ लेंगे खुद ही. बट सिंस वी आर इन ऑनलाइन थिंग, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट इन अ मच बेटर वे, ताकि हो सकता है आप लोगों को कोई डिफिकल्टी आ रही हो तो उसको हम एड्रेस कर सकें. जी, यहाँ पे कोई सवाल, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एसवीडी बिफोर आई मूव टू नेक्स्ट टॉपिक? जी नाजिश. सर ये U1 और V1 not necessarily be parallel, right? हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं. ठीक है. नहीं, नॉट नेसेसरली. कोई और सवाल? ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर और देखते हैं कि हमने क्या क्या कर लिया है अभी तक. ठीक है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ और आगे का प्लान बता रहा हूँ कि अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं. तो चीज़ों को कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो आपको ऐसा ना लगे कि हम शायद रैंडमली टॉपिक्स कर रहे हैं. ऐसा नहीं है. तो हमने कहाँ से शुरू किया? हमने लीनियर अलजेब्रा से शुरू किया. सिंस हम लीनियर अलजेब्रा का एंड कर रहे हैं आज, नो मोर लीनियर अलजेब्रा अनलेस जो है वो बीच में कोई चीज़ आएगी तो आएगी. लीनियर अलजेब्रा का हमने स्टार्ट किया. सो वी स्टार्टेड फ्रॉम वेक्टर स्पेसेस. ठीक है, और इसके जो एसोसिएटेड फंक्शंस हैं, जैसे आपके पास नॉर्म हो गई, इनर प्रोडक्ट हो गया एंड सो ऑन. ये हमने जो है वो पहला टॉपिक किया वेक्टर स्पेसेस को समझने का. फिर हमने कहा कि अच्छा, यूजिंग दिस नॉलेज ऑफ वेक्टर स्पेसेस व्हाट आर आवर मैट्रिसेस. हमने ए को जो है वो समझा. हमने कहा कि अच्छा, ए की जो 4 फंडामेंटल स्पेसेस हैं वो क्या हैं? रेंज स्पेस ऑफ ए, नल स्पेस ऑफ ए, और उसके जो एडजॉइंट की जो स्पेसेस हैं उनको हमने अच्छे तरीके से समझा. हमने बेसिस का कॉन्सेप्ट देखा, डायमेंशन का कॉन्सेप्ट देखा. ठीक है, जब हमने ये कर लिया तो हमने कहा कि यूजिंग ए व्हाट इज द सिंपलेस्ट ऑपरेशन दैट वी कैन डू, दैट इज ए इंटू एक्स इक्वल टू वाई. ठीक है, तो हमने ए एक्स इज इक्वल टू वाई को समझा. वो हमने इस तरीके से समझा. हमने कहा कि अच्छा कि ए जो है वो अपनी इन जो 4 फंडामेंटल स्पेसेस हैं इनको कैसे यूज कर रहा होता है इन दिस एक्सप्रेशन ए एक्स इज इक्वल टू वाई, कि एक्स को कहाँ से उठा रहा होता है और किधर लेके जा रहा होता है. ये हमने समझा. फिर हमने नल स्पेस का इफेक्ट देखा, स्पेसेस का आपस में रिलेशनशिप देखा, देयर ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट एंड सो ऑन. इसको समझने के बाद हमने कहा कि लेट्स टॉक अबाउट इट्स सॉल्यूशन. यहाँ तक आपका होमवर्क 1 और क्विज 1 हो चुका है. होमवर्क 1 प्लस क्विज 1. फिर हमने कहा ए एक्स इक्वल टू वाई का सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, कब एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है, अंडर उसके हमने प्रूफ्स किए कि अच्छा अंडर दीज कंडीशन एग्जिस्ट करेगा, अंडर दीज कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो हमने कहा कि अच्छा हमने वापस आना है गिवन एक्स और ए, तो हम कैसे आ सकते हैं. उस सोल्यूशन के अंडर हमने इन्वर्सेस पढ़े कि लेफ्ट इन्वर्स है, राइट इन्वर्स है. फिर लेफ्ट और राइट इन्वर्स की स्पेसिफिक टाइप्स हमने सूडो इन्वर्स पढ़ी. ठीक है, फिर उसके साथ हमने बिल्कुल मिला के पढ़ा, प्रोजेक्शंस पढ़े हमने कि आपके जो प्रोजेक्शन मैट्रिसेस हैं हाउ आर दे रिलेटेड टू इन्वर्सेस, और हम ये जो 4 फंडामेंटल स्पेसेस हैं इनके ऊपर प्रोजेक्शंस कैसे डिफाइन कर सकते हैं. फिर प्रोजेक्शंस के हमने 2 टाइप्स देखी. हमने कहा कि एक ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है, एक जो है वो सिंपल प्रोजेक्शन है व्हिच इज आल्सो कॉल्ड ओब्लिक प्रोजेक्शन.
तो यूजिंग दिस नॉलेज ऑफ सोल्यूशन हमने कहा कि हाउ टू सॉल्व ax is equal to y when a is tall and how to solve ax is equal to y when a is fat. ठीक है, हाउ टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस, ये हमने पढ़ा। अब यहाँ तक आपका होमवर्क 2 है जो कि आज मैंने अपलोड किया है। ठीक है, तो आप लोग वो सबमिट कराएंगे 30th of अक्टूबर तक, जो कि अगेन फ्राइडे है। तो फिर उसी तरीके से हम सैटरडे को उसका सोल्यूशन अपलोड करेंगे और मंडे वाले दिन क्विज होगा उसमें से। तो क्विज 2 जो है वो इस होमवर्क में से होगा यहाँ तक। तो फिर हमने कहा कि अच्छा लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखते हैं कि जो ए है, ए को डिकम्पोज करते हैं इनटू इट्स सिंपलर फॉर्म्स, तो उसको आगे हम यूज़ करेंगे। तो फिर हमने आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन पढ़ी ए की। हमने कहा कि ए कैन बी, इफ ए स्क्वायर इट कैन बी रिटन एज यस एस कैपिटल लैम्डा एस ट्रांसपोज। ये हमने पढ़ी, हमने समझा, आप इसको 4 फंडामेंटल स्पेसेस से रिलेट किया, बहुत सारी इंसाइट निकाली हमने। एंड देन we said if A is not square, then what we can do? We can do SVD, which is U sigma V transpose. ठीक है, so after doing these two decompositions, यहाँ पे हमारा जो लीनियर अलजेब्रा का पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। तो बाय द वे एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, जब हम इनवर्सेस और रिसोल्यूशन पढ़े तो टॉल मैट्रिक्स के केस में हमने लीस्ट स्क्वायर प्रॉब्लम पढ़ी और फैट मैट्रिक्स के केस में हमने मिनिमम नॉर्म प्रॉब्लम पढ़ी। ठीक है, लीस्ट स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेशन, मिनिमम नॉर्म इज के आपके पास इनफिनाइट सॉल्यूशंस हैं, उनमें से कोई एक चूज करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर अलजेब्रा जो हमने अभी तक पढ़ लिया। एंड बिलीव मी दिस इज द लीनियर अलजेब्रा जो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। आप जो है वो यू कैन डू एनीथिंग यूजिंग दिस नॉलेज। अगर आपको ये प्रोजेक्शंस और इन चीज़ों का पता है तो यू डू नॉट नीड एनी अदर टूल। सो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर अलजेब्रा। अब हम जो है दोबारा जाएंगे इन दो प्रॉब्लम्स के ऊपर। ये जो दो प्रॉब्लम्स है ना जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी, मिन नॉर्म सोल्यूशन और लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन, अभी हमने इनको डिराइव किया था यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर स्पेसेस। अब हम इनको डिराइव करेंगे यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, कि ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आप ये दोनों सॉल्यूशंस कैसे डिराइव कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज क्लोजली लिंक्ड टू दिस प्रॉब्लम। तो वो वाला एस्पेक्ट भी आपको पता होना चाहिए। वो करके हम फिर थोड़ा सा जो प्रोबेबिलिटी और उस तरह की चीज़ें हैं विद इन 1 or 2 लेक्चर्स वो कवर करेंगे। फिर हम जो है वो रहेंगे इसी के अराउंड ही और हम पढ़ेंगे व्हाट वी कॉल्ड स्पार्स सॉल्यूशंस। जब हम वो पढ़ लेंगे दैट विल कंप्लीट आवर ट्रीटमेंट ऑफ ax इज इक्वल टू y। ठीक है, और फिर हम जो है वो यूजिंग दैट नॉलेज हमने गेन किया होगा विल मूव टू मॉडलिंग थिंग। और होपफुली आफ्टर वी हैव कवर्ड दिस पार्ट थिंग आपका मिड टर्म होगा। आई एम प्रोजेक्टिंग इट इन नेक्स्ट 2-3 वीक्स, तो मिड ऑफ नवंबर में। तो यहाँ पे कोई सवाल है, कोई चीज़ आप लोग डिस्कस करना चाहें? एनीवन, यू कैन अनम्यूट योर माइक्रोफोन एंड यू कैन टॉक about the plan or quizzes or anything before we move to this optimization part. ठीक है जी, so let's move and let's start. What do we mean by mathematical optimization? So I must create a new book. So, but we can continue with this. Okay जी, so the topic is fundamentals of optimization. हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये जो है काफ़ी एलिमेंट्री हो, कुछ चीज़ें जो है आप लोगों ने किसी ना किसी फॉर्म में किसी दूसरे कोर्स में देखी हुई हूँ, बट सिंस आई हैव टू टेक ऑल ऑफ यू टुगेदर, जो भी कंप्लीट क्लास है, तो वी हैव टू कवर इट फ्रॉम द वेरी 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 फंडामेंटल।
ठीक है, सो प्लीज स्टे विद मी। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई विल बी टीचिंग दिस पोर्शन, तो मैं कोशिश यही करूंगा कि इसको जितना इंट्यूटिव और जितना आसान से आसान हो सकता है उस उन टर्म्स में, जैसे मैं समझता हूँ चीज़ों को, वैसे ही आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ। सो आवर पर्पस इज टू लर्न थिंग। ओके जी, सो द टॉपिक इज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फंक्शंस, mathematical optimization. So what we consider are scalar functions in this course, at least. Scalar functions of type like this, y equal to f of x. So यहाँ पे y जो है, सॉरी ये वेक्टर नहीं है, x वेक्टर है, so x is n cross 1 और जो y है that is 1 cross 1. y एक स्केलर है। बिल्कुल सिंपल केस से स्टार्ट कर रहे हैं, वी कॉल देम स्केलर फंक्शंस। सो f जो है, f आपके पास एक मैप है, we say that it takes vectors from an n-dimensional space and maps them to a real line. ठीक है, जैसे हमारे पास हम अभी इसकी एक मोर जेनेरिक फॉर्म डिस्कस करके आए हैं, f was a, जो कि एक मैट्रिक्स था जो कि n डायमेंशनल स्पेस से हमें लेके जा रहा था m डायमेंशनल स्पेस में। ठीक है, तो ये उसका एक सबसेट है कि आप n डायमेंशनल स्पेस से आप एक 1 डायमेंशनल स्पेस में आ रहे हैं, Rn to R1. These functions are called smooth functions. Oh, sorry, these functions are called scalar functions. अब इनकी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, but we are interested in are smooth functions. अभी इसको डिफाइन करते हैं. So what do we mean by smooth functions? We are interested in only smooth functions. So number one, smooth functions are those functions which are continuous. ठीक है, so continuous means कि जो है वो आप के पास ये अगर x स्केलर है और f of x इधर है, ऐसे है, तो फंक्शन जो है वो इस तरह की कोई चीज़ है। तो अगर आप कोई एक पॉइंट फिक्स कर दें, फॉर एग्जांपल इफ आई फिक्स दिस पॉइंट, तो अगर मैं प्लस इन्फिनिटी से अप्रोच करूं और मैं एक पॉइंट पे पहुंच रहा हूं लिमिट में, और अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से अप्रोच करूं तो आई शुड बी रीचिंग सेम पॉइंट। ठीक है, तो कोई डिसकंटिन्यूटी हो इन कंपैरिजन, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास फंक्शन कोई ऐसा है, तो फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के ऊपर अगर आप प्लस इन्फिनिटी से अप्रोच करेंगे तो आप इस वैल्यू पे आएंगे, और माइनस इन्फिनिटी से अप्रोच करेंगे तो आप इस वैल्यू पे आएंगे। ठीक है, सो दिस इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन। जो सेकंड एग्जांपल है, दिस इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी एट दिस वेरी पर्टिकुलर पॉइंट। So we are interested only in smooth functions, and those smooth functions which are differentiable at least twice, but let's not mention that, we will not be going in details कि हम उनका डेरिवेटिव ले सकते हैं with respect to x. ठीक है, differentiable at every x, तो हम एटलीस्ट उनके जो पहले दो डेरिवेटिव्स हैं वो हम कंप्यूट कर सकते हैं एट एवरी एक्स। कोई भी ऐसा एक्स नहीं है जिसके ऊपर हम उसका डेरिवेटिव कंप्यूट नहीं कर सकते। दिस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, दे आर समहाउ लिंक्ड विद ईच अदर, बट लेट्स कीप देम सेपरेट एट द मोमेंट। सो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जो एक्स है वो एक 2 डायमेंशनल वेक्टर है, x1 x2, तो उसके ऊपर मैं डिफाइन कर सकता हूँ y इज इक्वल टू f ऑफ x, समथिंग लाइक दिस, अल्फा टाइम्स x1 स्क्वायर प्लस बीटा टाइम्स x2 स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज अ स्केलर फंक्शन जो कि एक वेक्टर एज एन इनपुट ले रहा है और आपको क्या रिटर्न कर रहा है, एक स्केलर रिटर्न कर रहा है 1 क्रॉस 1। ठीक है, सो दिस इज अ स्मूथ फंक्शन कि अगर आप इसका डबल डेरिवेटिव कंप्यूट करें तो वो एग्जिस्ट करता है, पहला भी एग्जिस्ट करता है, दूसरा भी एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली हम एक और फंक्शन भी देख के आए हैं। सो फॉर एग्जांपल इफ आई डिफाइन समथिंग लाइक दिस, f of x equal to x transpose ax,
क्या कहा था हमने इसे, दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पे ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n। तो सो दिस फंक्शन इज आल्सो, हमारे पास क्या है, एक स्केलर फंक्शन है। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो डिपेंडिंग ऑन एंट्रीज ऑफ ए you will get terms, for example alpha 1 x1 square plus alpha 2 x2 square, ठीक है, xn square, फिर आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स आएंगी, ये हम देख चुके हैं। और अगर a डायगोनल होगा तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट टर्म है they will be equal to 0 if and only if a is diagonal। ठीक है, तो ये मकसद था क्वाड्रेटिक फॉर्म को इंट्रोड्यूस कराने का, उसको हम इधर यूज करेंगे इस पोर्शन में। ठीक है, सो होपफुली जो स्केलर फंक्शन का कॉन्सेप्ट है और जो डिफरेंशिएबल फंक्शन का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। अब जब हम बात करते हैं फंक्शन की, तो ऑप्टिमाइजेशन का क्या रोल है? ऑप्टिमाइजेशन का रोल ये है कि लेट्स सपोज यू हैव सम f of x y equal to f of x। so most of the time हम इस y को स्किप कर रहे होंगे, ये अभी मैं लिख रहा हूँ ताकि हम लोग इसके आदी हो जाएं। y is a scalar, y equal to f of x। तो ये जो f of x है, so it will be a graph something like this। ये किसी भी तरह का हो सकता है depending on the relationship between f of x and x। so optimization deals with कि आपका ये जो फंक्शन है y is equal to f of x, ये नंबर 1 इनकी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हैं जिनको हम मिन मैक्स भी कहते हैं वो क्या है, और नंबर 2 ये किस x के ऊपर है, एट व्हाट x। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि ये फंक्शन ऐसे जा रहा है, इस पॉइंट से नीचे नहीं जाता, तो ये वाला जो पॉइंट है वी कॉल इट x स्टार, अ क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट जो है वो मिनिमम भी हो सकता है, वो मैक्सिमम भी हो सकता है। सो x स्टार हियर इज अ क्रिटिकल पॉइंट के इस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन है वो अपनी मिनिमम वैल्यू अज्यूम कर रहा है, एंड फॉर एवरी अदर x फंक्शन हैज अ वैल्यू व्हिच इज लार्जर देन दिस वैल्यू, ये वैल्यू है। ठीक हो गया? So we are interested in these critical points. So most of the time we will be dealing with minimization problem instead of maximization problem. So under some conditions you can always put a maximization problem into a corresponding minimization problem. So it is sufficient to consider either one of them. So as a क्या कहते हैं कि वो जो एक होता है culture in mathematical optimization, we will also be studying minimization problems. So when we say minimizations, we have to answer these two things कि minimum value क्या है और किस x के ऊपर है। First point is most of the times not relevant or does not have any important, जो पहला point है। Rather we are interested in this x, ठीक है, and we have a very special name for that, we call it argument which minimizes argument of f which minimizes it, ठीक है। So we said that argument of f which minimizes it, we write it argmin f of x equal to x star। ठीक है, तो जब आप आर्ग मिन लिखते हैं ना, तो आप फंक्शन की मिनिमम वैल्यू में नहीं इंटरेस्टेड होते, आप उस x में इंटरेस्टेड होते हैं जिसके ऊपर वो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, राइट। सो एज एन एग्जांपल, इफ यू हैव अ फंक्शन लाइक दिस f of x is equal to x minus 1 square, तो अब ये वाला जो फंक्शन है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, और वो कहाँ पे आ रही है, x इज इक्वल टू 1 पे। तो मैं लिखूंगा arg min f of x for this one is equal to 1, ठीक है। और जो इसकी एक्चुअल मिनिमम वैल्यू है उसको ऐसे लिखेंगे min of f of x is equal to 0, कि arg min
1 के ऊपर जिसकी वैल्यू है वो 0 है। तो समटाइम्स पीपल सिंपली स्किप दिस आर्ग थिंग एंड राइट लाइक दिस, लेकिन वो जो आर्ग है वो इसका पार्ट ही होता है हमेशा। तो वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन आर्गुमेंट इंस्टेड ऑफ मेन। ये पहला डिफरेंस है जो आपने ध्यान में रखना है। ओके, सो यहाँ पे दिस विल बी आवर क्रिटिकल पॉइंट x स्टार इन फॉर दिस फंक्शन। जब आप x इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे यू विल गेट f ऑफ x इक्वल टू 0 एंड दैट इज द मिनिमम वैल्यू। नेगेटिव नहीं होगा ये फंक्शन कभी भी क्योंकि वो स्केयर हो रहा है उसका। ठीक है, so this is the first thing that you have to keep in mind. Then we have some very very perfect type of functions which make our life easier, okay, in finding this argument. So if, just to mention, we will again come to this point again. If f is a special type of function, वो फंक्शन क्या है उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा, अभी सिर्फ मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ. If f is a strictly convex function, if f is a strictly convex function, ठीक है, अभी एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है. हर स्केलर फंक्शन, हर कंटिन्यूअस फंक्शन, हर डिफरेंशिएबल फंक्शन जरूरी नहीं कि स्ट्रिक्टली कन्वेक्स होगा. ठीक है, तो ये उसका एक सबसेट है. क्या है इसको बाद में देखेंगे. फंक्शन देन इट हैपेंस के आर्गमिन ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स, अगर एक्स एफ ऑफ एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली कन्वेक्स हो, is just one point, is just one point. Let's call it x star. ठीक है, or we call it an isolated minimum point. Isolated minima or isolated minimum point. ठीक है, this we are sure कि अगर f ऐसा होगा ना तो फिर एक isolated minimum point exist करेगा, right? तो इसके ऊपर बाद में आएंगे. ये सिंपली जो है वो आर्गुमेंट से रिलेटेड था. और अगर किसी के जहन में सवाल आ रहा था कि अच्छा अगर आर्गुमेंट हमें हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन देगा या नहीं देगा, तो उससे रिलेटेड है कि वी ओनली नो अबाउट दिस थिंग एट द मोमेंट कि अगर ये स्ट्रिक्टली कन्वेक्स है तो फिर ये जो एक पॉइंट होगा दिस विल बी आइसोलेटेड मिनिमम. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू वी फाइंड दिस मिनिमम पॉइंट, दिस वन. अगर कन्वेक्स है, स्ट्रिक्टली कन्वेक्स, तो ये वाला पॉइंट, और इन जनरल ये जो आपका एक पॉइंट है जो कि उसको मिनिमाइज कर रहा है, हाउ डू वी फाइंड इट. दैट इज अ बिग क्वेश्चन जो कि ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी जो है रिवॉल्व्स अराउंड फाइंडिंग दिस एक्स स्टार, राइट. सो लेट्स स्टार्ट कि कब फाइंड कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, कैसे फाइंड कर सकते हैं. ऑल ऑफ दैट डिस्कशन विल ट्राई टू रैप अप आवर डिस्कशन इन नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स. तो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर जिसमें मैं सिंपली कुछ चीजें इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ आप लोगों को. वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट लेक्चर. सो नाउ आवर गोल इज गिवन f of x, ठीक है, find x which minimizes this function. ठीक है, तो आर्गुमेंट f of x. अब जैसे जैसे आगे जाएंगे, अब दिस इज टोटली अनकंस्ट्रेन्ड ऑप्टिमाइजेशन. आपने जो इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम कह रहे हैं अनकंस्ट्रेन्ड. आपने कोई कंस्ट्रेंट नहीं डाला हुआ, अनकंस्ट्रेन्ड प्रॉब्लम. आप एक फंक्शन को उसकी एब्सोल्यूट टर्म में देख रहे हैं. आप ये नहीं देख रहे कि उस फंक्शन के ऊपर या उस एक्स के ऊपर जिसको मैं फाइंड कर रहा हूँ, मसलन मैं कह सकता हूँ कि एक्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा उसकी एंट्रीज, वो फिर मैं एक कंस्ट्रेंट पुट कर रहा हूँ. या मैं इस तरह का कोई कंस्ट्रेंट पुट कर सकता हूँ कि उसकी जो पहली 2 एंट्रीज हैं उनका सम जो है वो 2 होगा. ठीक है, तो फिर वो मैं कंस्ट्रेंट पुट कर रहा हूँ एक्स के ऊपर. यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है जो आपको नजर आ रही है सामने, ये टोटली अनकंस्ट्रेन्ड प्रॉब्लम है.
ठीक है, तो हम इसको पहले थोड़ा सा देख के इसकी थ्योरी से डील करके फिर हम कंस्ट्रेंट के ऊपर जाएंगे, विच इज आवर अल्टीमेट गोल. ओके, so now the question is how to find x. How to find x, the vector in general. How to find x, तो यहाँ पे अब हमारे पास जो नॉलेज है, what we know is के we know a very powerful thing which is called derivative. ठीक है, तो we need to rely on a fact. वो fact क्या है? वो fact ये है कि जो आपका f of x है, so derivative अगर इसको मैं लूँ, so derivative of f of x, ठीक है, at this critical point will be 0. that comes from our basic calculus knowledge कि जो अगर ये एक मिनिमम पॉइंट है, तो चूंकि डेरिवेटिव हमें जो है वो रेट ऑफ चेंज बताता है, तो वहां पे जो वो रेट ऑफ चेंज है वो 0 होगा. ठीक है, सो दैट इज द ओनली इंफॉर्मेशन दैट वी हैव. और आप जिधर से मर्जी आप प्रॉब्लम को देख लें, चाहे आप उधर दूसरी तरफ भी चले जाएं, तो इफ यू आर डूइंग optimization using calculus, although there are other methods which do not rely on calculus for optimization, we are not considering those methods. You always have to rely on derivatives. You have to compute derivatives. You have to see कि वो derivative जो है वो कहाँ पे 0 हो रहा है, and so on. ठीक है, so derivative of f of x at x will be 0. So before we are able to even understand this statement completely and start using it, there are some conditions कि वो डेरिवेटिव अगर 0 है तो वो तो मैक्सिमम पे भी होगा, मैक्सिमम पॉइंट पे भी होगा ना. अगर आपका फंक्शन जो है वो ऐसे है और ऐसे है, तो इधर भी डेरिवेटिव 0 होगा, इधर भी डेरिवेटिव 0 होगा. तो हाउ आर यू गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम? फिर उसके अलावा हो सकता है कि आपके पास फंक्शन ऐसे हो, तो आपने अगर यहाँ पे डेरिवेटिव कंप्यूट कर लिया, वो भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, लेकिन आपका मिनिमम तो यहाँ पे पड़ा हुआ है. ठीक है, तो सिमिलरली द प्रॉब्लम विल बिकम मच मोर कॉम्प्लिकेटेड अगर आपके पास जो है ये इस तरीके से मिनिमम और मैक्सिमम आना शुरू हो जाए. So you have to learn something else apart from only this rule. Only this rule, इसके ऊपर हम rely नहीं कर सकते. We have to learn something else. जी ईशा. Sir, लेकिन if we are using the derivatives, तो second derivative इसको resolve कर नहीं देता? मैं वही उधर ही जा रहा हूँ ना, मैं उधर ही जा रहा हूँ, तो one at a time. ठीक है, so we need some other information के जो है वो जो इसके साथ इसकी conjunction में हम use कर सकें. ठीक है, so उसके लिए we need to do some formal definition before we are able to resolve this conflict. और वो definitions क्या हैं, और maybe we can stop here, और वो जो definitions हैं और जो कुछ conditions हैं we can continue with them, और फिर टेलर एक्सपेंशन भी आएगी, काफ़ी कुछ आएगा, क्योंकि फिर हम स्टार्ट करेंगे, फिर रुकना पड़ेगा, फिर अगले लेक्चर में मुझे फिर से जो है वो तो वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा. सो वी ओनली हैव 2 minutes, so we are going to stop here, और जो है वो इस कंडीशन को जो है वो फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, इसके साथ और चीज़ें ऐड करेंगे, सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हम जो एफ ऑफ एक्स है उसको उसका मिनिमा कैसे फाइंड कर सकते हैं. मिनिमा उसको हम डेफिनेशन देंगे कि ये वाला मिनिमा है. ठीक है, और फिर इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके हम कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन पे जाएंगे, और फिर वापस जाएंगे ax is equal to y के सोल्यूशन के ऊपर. That will complete our linear algebra portion from two perspectives, one from vector space perspective, other from optimization perspective, and both go side by side. If you understand only one, you are not able to understand it completely, the problem ax equal to y. तो इसलिए आपको ऑप्टिमाइजेशन वाली चीज का भी पता हो, वेक्टर स्पेस वाली चीज का भी पता हो, और हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो वेक्टर स्पेस वाली जो पढ़े हैं हमने, स्पेशली नल स्पेस वगैरह के, वो इधर भी यूज कर रहे हैं. ठीक है, सो दैट इज द एजेंडा फॉर नेक्स्ट वीक. हम सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन और ये वाली चीजें पढ़ेंगे. दिस आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, दे आर गोइंग टू हेल्प यू. आप जो है वो आगे अगर ये सिग्नल्स और डेटा और इस साइड पे रहते हैं, सो प्लीज बी प्रेजेंट इन द क्लास. आज मैं देख रहा हूँ
तकरीबन 6 या 8 बच्चे जो है वो एब्सेंट हैं। सो आई डोंट नो कितने रिकॉर्डिंग देखते हैं, अगर आप लोग सुन रहे हैं रिकॉर्डिंग तो प्लीज़ बी प्रेजेंट, और जो है वो वैसे भी आपको प्रेजेंट होना चाहिए, इसलिए नहीं कि ये वाला जो है वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से प्रेजेंट होना चाहिए कि वो जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है, अनलेस यू हैव सम प्रॉब्लम। ओके जी, सो आई विल स्टॉप हियर। अगर कोई सवाल है तो पूछें, अदरवाइज वी आर डन। एनी क्वेश्चन? जी मोहसिन। सर थोड़ी सी एसवीडी की एक्सटेंशन के बारे में पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा अनरिलेटेड है। माइमो चैनल की डिकम्पोजिशन के बारे में है कि अगर नंबर ऑफ रिसीविंग wait, वो बड़ी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है माइमो चैनल डिकम्पोजिशन यूजिंग एसवीडी, that might not be of interest for everyone in the class, तो हम जो है ऑफिस आवर्स में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके सर। दैट वेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम। और कोई सवाल? ओके जी, सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड, सी यू ऑन मंडे। So please start working on your homework too. It is already uploaded. Again, I will be holding office hours tomorrow as well as on Saturday. You can come and you can discuss anything about this course. So that is all. Thank you very much.